स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे कॉम्पोजिशन स्कीम की। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसीजर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट देयर आर वेरियस स्टेप्स। सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पोजिशन के लिए हमें क्या करना है। कॉम्पोजिशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ टू इंटीमेट फॉर कॉम्पोजिशन टू द प्रॉपर अथॉरिटी। यानी जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस बात की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से दे। अब हम उसके लिए पर्सन्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। वो पर्सन जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम से जीएसटी में एंटर कर रहे हैं, यानी कि पहले मान लीजिए वो एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे थे और फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम भी पे कर रहे हैं, सर्विस टैक्स भी पे कर रहे हैं। इसका मतलब वो पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम का जो टैक्स रिजीम था उसमें वो आ रहे थे, बट नाउ दे आर विलिंग और दे आर कमिंग फ्रॉम या दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग और ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम ऑफ जीएसटी, राइट। दूसरे नंबर पे जो पर्सन आएगा वो होगा ऐसा पर्सन जो पहली बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, यानी कि पुराने सिस्टम में भी वो इन्वॉल्व नहीं था। एंड द लास्ट वन इज़ वो पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी में आ चुका है, रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है, बट नाउ वो नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर से कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर में कन्वर्ट होना चाह रहा है। मतलब वो नॉर्मल जीएसटी स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाह रहा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स जिनको इंटीमेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा पर्सन जो माइग्रेट कर रहा है ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम से जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में और डायरेक्टली वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ही आएगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्म होगा, उसका नाम है CMP-01, ठीक है। तो बाकायदा जीएसटी का एक फॉर्म है, उस फॉर्म को उसको फिल करना है। बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा। जो भी जीएसटी का कॉमन पोर्टल है उस पर जाकर उसे फॉर्म फिल करना है और साइन के साथ अपना इस फॉर्म को सबमिट करना है प्रॉपर तरीके से। हालांकि यहाँ एक डेट मेंशन कर रखी है प्रायर टू 22 जून 2017, बट क्योंकि ऑब्वियसली टाइम टू टाइम ये डेट एक्सटेंड की जाएगी कमिश्नर के द्वारा। तो अगर वो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम से न्यू टैक्सेशन सिस्टम ऑफ जीएसटी में आना चाह रहा है और कॉम्पोजिशन स्कीम ही लेना चाह रहा है, देन ही और शी विल हैव टू फिल द फॉर्म GST CMP-01। मैंने यहाँ पे साइड पे इसको मेंशन भी किया है। दिस इज़ फॉर माइग्रेशन पर्पस, यानी आप माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा उसको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा, उसका नाम होगा GST CMP-03। मतलब जैसे ये है फॉर्म नंबर 1 और ये है फॉर्म नंबर 3, राइट। इसको उसे 60 डेज़ तक फिल करना है। 60 डेज़ ऑफ विच डेट, जिस डेट पर वो स्विच माइग्रेट करेगा या जो डेट उसकी फाइनल मानी जाएगी स्विच होने की, उससे एक दिन पहले तक उसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक पर आगे आने वाले समय में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर को ही मिलता है। इस बात की भी वेरिफिकेशन होगी कि उसके पास कितना स्टॉक है जो पर्टिकुलर डेट से एक दिन पहले उसके पास रखा गया होगा। तो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी फिल्ड विद इन 60 डेज़ ऑफ द पर्टिकुलर डेट। 60 डेज़ ऑफ डेट, जिस डेट पर वो ऑप्शन में आना चाह रहा है, कॉम्पोजिशन लेवी की स्कीम लेना चाह रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है क्या, कि ऐसा पर्सन जो माइग्रेट कर रहा है ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम से न्यू सिस्टम ऑफ जीएसटी, बट उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में ही आना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले उसको पोर्टल पर जाकर CMP-1 भरना होगा और उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। नाउ ही विल हैव टू फिल द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज़ फॉर्म नंबर 3, विच इज़ कनेक्टेड टू द स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक इन्फॉर्मेशन,
राइट। स्टॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रिसीडिंग द डेट, उस डेट से एक दिन पहले तक का जो उसके पास स्टॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है विद इन 60 डेज़, जिस डेट पर उसका कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सरसाइज यानी उस पर अप्लाई होना स्टार्ट होगी। राइट। नाउ द पॉइंट नंबर 2, now the second point is, as a person who is going to get registered in case of he is new for this system, यानी कि उसने पहले किसी भी सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, किसी भी तरह का टैक्स वो शायद नहीं पे कर रहा था, अभी फ़र्स्ट टाइम। ये भी हो सकता है कि वो नया बिजनेसमैन है तो उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है। राइट। वो माइग्रेट नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये है। सो इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसको जो फॉर्म भरना है दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म। राइट। यहाँ पर फॉर्म था GST CMP और यहाँ पर है फॉर्म जो है, फॉर्म का नाम है GST रजिस्ट्रेशन REG रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म भरना है। उसका पार्ट B फिल करना है, यानी कि उसको पोर्टल पर जाकर पार्ट B ऑफ दिस फॉर्म फिल करना है और उसमें अपना ऑप्शन देगा वो कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है। ठीक है। तो ये जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन 1 और जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं उनके लिए CMP फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टैक्सेबल पर्सन स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जो स्विच कर रहा है GST की ही एक स्कीम से GST की ही कॉम्पोजिशन स्कीम में, यानी एक तो है नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल तरीके से जो GST पे करता है, जिसके रेट्स कॉम्पोजिशन स्कीम से थोड़े ज़्यादा होते हैं। राइट। और अगर आप उससे स्विच करना चाह रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, देन आपको क्या करना है, देन आपको एक और फिर फॉर्म भरना है। वहाँ पर आपने भरा था फॉर्म नंबर 1 और 3 फर्स्ट कॉलम में जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर फॉर्म वही है लेकिन पॉइंट नंबर चेंज हो गया है। यहाँ पर फॉर्म नंबर 2 भरना है आपको, CMP 2 लिखा होगा, आप चेक कर सकते हो। राइट। ओके। तो जो लोग स्विच कर रहे हैं ऑलरेडी GST में आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, देन दे विल हैव टू फिल दिस फॉर्म CMP 2। ऑब्वियसली साइन होंगे, पोर्टल पे डाला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली फिल किए जाएंगे और किस डेट से पहले फिल किए जाएंगे, जिस डेट पर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप एक GST की स्कीम से दूसरी GST की स्कीम में कन्वर्ट हो रहे हो तो याद रखिए वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही हो पाएगा। करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आप ऑलरेडी बहुत सारे टाइम पर आप GST का टैक्स पे कर चुके होंगे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आपको ये काम करना होगा। तो उससे पहले ही आपको, यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये फॉर्म भरना है, इन्फॉर्मेशन देनी है इलेक्ट्रॉनिकली, और आपको जो है जो अप्लाई होगा आपके ऊपर वो 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी स्टार्टिंग होगी, यानी 1 अप्रैल से आपको दूसरे ऑप्शन में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मतलब अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में माने जाओगे। फिर से बता रही हूँ, अगर आप एक ही GST में ही ऑलरेडी हो but you are willing to adopt composition scheme, in that case you will have to file a form electronically which is CMP 02, right? और इलेक्ट्रॉनिकली आपको फिल करना है, साइन करने हैं बाकायदा, एंड ये आपको कब करना है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले करना है। ओके। और आपके ऊपर ये स्कीम कब से अप्लाई मानी जाएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट मानी जाएगी। ओके। इसके अलावा भी आपको एक और फॉर्म भी फिल करना है, वो किस लिए है, वो ITC, क्योंकि आप नॉर्मल टैक्स पेयर से यानी नॉर्मल GST टैक्स पेयर से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उससे पहले ITC लिया होगा। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके उसके लिए बता देती हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, हालांकि ये पॉइंट हम कर चुके हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग आते हैं उनको ITC नहीं मिलता है,
तो अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो याद रखिए आपको यहाँ तो आईटीसी मिलना बंद हो जाएगा, और जो पहले मिल चुका है वो भी एक तरीके से आपका वापस ले लिया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक स्टेटमेंट देना होगा, दैट इज़ ITC3। ये ध्यान में रखना, ये CMP नहीं है, ये ITC3 है। ये 60 डेज़ के अंदर आपको भरना है और इसमें आपको बताना है कि आपको कितना ITC मिल चुका है। तो एक बार हम इसको फिर से देखेंगे पूरी स्कीम क्या कहती है। सबसे पहला जो स्टेप ही है हमारा इंटीमेशन का, ये देख रहे हैं आप, प्रोसीजर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पहला स्टेप हमने किया है इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन। इंटीमेशन के लिए 3 तरीके की कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे पर्सन जो माइग्रेट हो रहे हैं पुराने सिस्टम से GST में, ऐसे पर्सन जो पहली बार आ रहे हैं, और ऐसे पर्सन जो GST में ही स्विच कर रहे हैं नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में। तो पहले पर्सन को यानी इस पर्सन को इसको 2 फॉर्म भरने हैं, एक भरना है CMP1 और एक भरना है CMP3। CMP1 भरना है माइग्रेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए, CMP3 आपको फिल करना है स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन 60 डेज़ में देनी है। नाउ आप इसमें आएंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसलिए रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म आप भरेंगे। ऑब्वियसली सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली और पोर्टल पे ड्यूली साइन भरे जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ जो पर्सन स्विच कर रहा है उसको 2 फॉर्म भरने हैं। एक तो भरना है स्विच करने के लिए, लेकिन उसको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही भरना होगा, क्योंकि ये स्कीम उसके ऊपर अगले साल से अप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरेगा वो है CMP2। यहाँ आपको 1 और 3 भरना है, यहाँ आपको CMP2 भरना है, और एक ITC3 भरना है। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा विदिन 60 डेज़। जिस ईयर से आपका जो आपके ऊपर जो ये ऑप्शन अप्लाई होना जब से स्टार्ट होगा, उस दिन से 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये ITC की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम पॉइंट दूसरे पे आएंगे, अफेक्टिव डेट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, चलिए जी। अफेक्टिव डेट क्या है कॉम्पोजिशन की, यानी कि 3 कैटेगरी हमने बताई। एक पर्सन जो माइग्रेट कर रहा है, एक जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में है, और एक जो स्विच कर रहा है। तो माइग्रेशन वाले में वो जो डेट फिक्स की जाएगी कमिश्नर के द्वारा, उसके हिसाब से आपका कॉम्पोजिशन आपके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे में है फ्रेश में, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस दिन से आपके ऊपर स्कीम लागू होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई पर्सन स्विच कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से, मतलब वही वाली बात हो गई कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी अफेक्टिव डेट। तीसरे कॉलम में आ रहे हैं, दैट इज़ वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि ये आपकी स्कीम आपके ऊपर कितने टाइम तक लागू होगी। देखिए, आपके ऊपर ये स्कीम लाइफ टाइम लागू हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जो कंडीशन है वो कब तक फॉलो करते हो। अगर आप उनमें कंडीशन तोड़ देते हो या फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं रहते, तो जैसे ही वो कंडीशन कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है उसमें, मान लीजिए आपने जो है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टर्नओवर आपका हो गया, आपका 1.5 करोड़ की जो सीमा है या 75 लाख की जो एक रेंज है, उससे अगर आप क्रॉस कर गए, राइट, तो आपके ऊपर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम लागू होना बंद हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप और या फिर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर देते हो। बहुत सारी कंडीशंस बताई थी आपको, तो उनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती, इट मीन्स कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, तो आपको वापस नॉर्मल टैक्स पेयर माना जाएगा। ठीक है, और आपसे सारे जो भी बेनिफिट्स है विड्रॉ कर लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, विड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी विड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप उससे हटना चाहते हैं, तो पहला तो केस यही हो गया कि ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई भी कंडीशन तोड़ दी तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही आप उस स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो उसमें आपको इंटेंशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिया या टर्नओवर बढ़ गया या कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई हो गई या कुछ इस तरीके का सीन हो गया। दूसरा केस जो है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, मान लीजिए अब आप यहाँ देख सकते हो कि विड्रॉ हुआ है क्योंकि सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो जो पर्सन पहले कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में था, अब मान लीजिए कोई कंडीशन टूट गई,
एंड नाउ वो वापस नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना होगा, अपनी विड्रॉल की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करनी होगी फॉर्म नंबर 4 में। 3 फॉर्म पहले आ चुके हैं, CMP1, CMP3, फिर CMP2 बाद में आया था, अब CMP4 आया है। 7 डेज़ के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है और फिल करना है। अगर आपकी कंडीशन कोई भी हो गई है, टूट गई है या ख़त्म हो गई है या आप एलिजिबल नहीं रहे हो, तो विद इन 7 डेज़ जैसे ही वो ऐसा कुछ होता है, उसके 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? प्रॉपर अथॉरिटी को देनी है। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी इंफॉर्मेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिकली ही जाएगी क्योंकि फॉर्म हम भर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। एक सेकेंड, हाँ चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। अब यहाँ पर पहले तो आपने देखा कि आपसे कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने इसको इन्फॉर्म कर दिया जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, कारण क्योंकि मेरा टर्नओवर जो है वो अबव हो गया है, ऊपर हो गया है। यहाँ पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये फील हो रहा है या लग रहा है या उसके पास सॉलिड रीज़न है ये बिलीव करने के कि आप एलिजिबल नहीं रहे और फिर भी आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो या आप कोई रूल तोड़ रहे हो, देन ही विल इशू ए नोटिस ऑन फॉर्म नंबर 5। तो 4 तक यहाँ आ चुके थे, राइट। अब 5 पे आकर वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस देगा। जैसे ही उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी या उसको लगेगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर। और उसमें आपसे पूछा जाएगा, उसे बोलते हैं शो कॉज नोटिस। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास आप पर तो एलिजिबल हो ही नहीं, आपने तो ये कंडीशन तोड़ दी है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, आपको रीज़न देना है, शो अपने वो उसके बारे में बताना है। तो आपका ये रिप्लाई है वो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 6 पे आना चाहिए। तो 6 फॉर्म आपने क्लियर कर लिए। फर्स्ट पहला और तीसरा फर्स्ट कॉलम में था इंटीमेशन में, सेकंड वाला था फिर हमारा ये भी इंटीमेशन में ही था, फिर उसके बाद 4 आया, 5 आया और अभी 6 आया। तो 5 और 6 तो सेम ही कॉलम में है। 5 में नोटिस मिला, 6 में आपने रिप्लाई करना है। नोटिस आपको 15 दिन में मिलेगा और रिप्लाई आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना है। ठीक है, और आपको सारे रीज़न उसमें बताने हैं। ओके, चलिए ये हो गए हमारे जो है पॉइंट्स हम जो यहाँ पर देख रहे थे। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। इंटीमेट किया हमने, राइट। फिर अफेक्टिव डेट हमने डिस्कस की, फिर वैलिडिटी देखी कि कब तक ये वैलिड रहेगा। विड्रॉ कर लिया हमने अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, और कॉम्पोजिशन लेवी का कैंसलेशन कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने विद नोटिस एंड आफ्टर आवर रिप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। नाउ वी विल कम एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ GST कॉम्पोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविज़न फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे आपने देखा कि एक टैक्स पेयर था जो GST में ऑलरेडी था और वो नॉर्मल टैक्स पे कर रहा था GST का, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाह रहा है। अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाह रहा है तो ऑब्वियसली एक तो उसको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी, फुलफ़िल करनी होगी, और उसके बाद ये भी सीन रहेगा कि अगर वो नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आना चाह रहा है तो नॉर्मल के होते हुए जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर था, इन दैट सिचुएशन उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी मिला वो उसको एक तरीके से पे करना है, क्योंकि वो बेनिफिट ले चुका है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर था। लेकिन क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में ये बेनिफिट नहीं मिलता, तो जब आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आते हो, आप ट्रांजिट करते हो, कन्वर्ट हो रहे हो, देन यू विल हैव टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स जो आप पहले ले चुके हो, या राइट। तो जिस डेट पर आप कन्वर्ट हुए नॉर्मल टैक्स पेयर से कॉम्पोजिशन लेवी टैक्स पेयर, इन दैट केस उस डेट से पहले जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बेनिफिट ले चुके हो, जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो, मान लीजिए 15,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, बेनिफिट आपने अभी सिर्फ 10,000 का लिया है, तो जो बेनिफिट ले चुके हो वो पैसा तो आपको देना होगा।
सरकार को, ठीक है। और जिसका बेनिफिट लिया ही नहीं, मान लीजिए 15,000 बनता था, आपने बेनिफिट अभी सिर्फ 10,000 का ही लिया है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, जब हमें 15 मिल रहा था तो हमें 10 क्यों लिया। भाई इनपुट जब आता है आपके पास और वो जब तक आउटपुट में जाता नहीं है, कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपको उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ स्टॉक आपके पास अभी रखा हो जिसका अभी तक आपने बेचा ही नहीं है। जब तक बेचोगे नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, या जब तक ट्रांसफ़र नहीं करोगे, जब तक सप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करते तब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। तो बेनिफिट तभी मिलता है जब सप्लाई होती है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सारी चीज़ों की सप्लाई अभी नहीं हुई है, तो जितनी सप्लाई हो चुकी है उसका बेनिफिट आपने ले लिया, तो वो पैसा आपको वापस करना होगा, और जिसका नहीं लिया वो कैंसिल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाओगे उसका। ठीक हो गया। अब आ गया रिवर्स। मान लीजिए कॉम्पोजिट से आपने नॉर्मल में जाना है, पहले तो नॉर्मल से कॉम्पोजिट में आए थे ना, अब कॉम्पोजिट से नॉर्मल में जाना है, तो अब यहाँ पे वापस वही चीज़ उल्टी हो जाएगी कि उस डेट से पहले तो आप कॉम्पोजिशन में थे, इसका मतलब आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है। तो अब उसका मतलब होता है कि उस डेट से पहले जो मिलना चाहिए था इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आपको अब मिल जाएगा। ठीक है। सो क्या कह रहा है वो कि ही और शी विल बी अलाउड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड ऑन, आपने जो इनपुट पर टैक्स दिया था, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हैं, फिनिश्ड गुड्स भी हैं, राइट। अभी ये सारी चीज़ों पर आप इनपुट टैक्स दे चुके हो, लेकिन क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में थे इसलिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब क्योंकि बेनिफिट तब नहीं मिला था ना क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में थे, लेकिन अब आप नॉर्मल टैक्स पेयर बन गए हो, तो जैसे ही आप नॉर्मल में कन्वर्ट होते हो तो पहले का जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिला वो आपको अब मिल जाएगा। ओके, ऑन द डेट जो भी आपने जिस डेट पे कन्वर्ट हुए हैं उस डेट से पहले का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट कुछ कंडीशन है वो लेने के लिए, ऐसे नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है? फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन स्टॉक लाइंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। तो ऑब्वियसली जो स्टॉक आपके पास अभी बचा हुआ है, अब आप आगे उसका अगर टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हो, है ना, पहले तो जो गया सो गया, लेकिन आगे अब क्योंकि आप किस में आ गए हो, आप नॉर्मल में आ गए हो ना, उसका लेने के लिए ज़रूरी है आपको क्या करना है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टैक्सेबल सप्लाई की, यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो गुड्स और सर्विसेज आपको सप्लाई करनी है या नहीं करनी है। अगर मान लीजिए अगर आपको आगे बिज़नेस करना ही नहीं है तो फिर इस तरीके का क्रेडिट का तो कोई सीन ही नहीं बनता। तो इसका मतलब होता है कि इज़ देयर एनी इंटेंशन टू सप्लाई दोज गुड्स और सर्विसेज, और आपका कुछ ऐसा इंटेंशन ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते हुए सैनवेट क्रेडिट जो मिल सकता था, सैनवेट क्रेडिट मीन्स कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके द्वारा दी जाने वाली गुड्स और सर्विसेज पर एक तरीके से एक जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात करते हैं ना, ऐसे सैनवेट क्रेडिट मिला करता था। तो मे भी आपने सैनवेट क्रेडिट लेना चाहिए था, बट आपने उस समय अवेल नहीं किया, आपने लिया नहीं है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं इस पॉइंट को भी कि आप सैनवेट क्रेडिट नहीं ले पाए अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो आपको मिलना था, मिल भी सकता था, बट आपने अवेल नहीं किया। ठीक है। तीसरी बात, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अब एलिजिबल हो, राइट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होने का मतलब ये होता है कि पहले हम देखेंगे कि किन गुड्स के ऊपर आपने इनपुट टैक्स दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तभी मिलेगा जब आप टैक्सेबल गुड्स को बेचोगे, ट्रांसफ़र करोगे, सप्लाई करोगे, तो उस आउटपुट पर ही तो आपको आईटीसी मिलना है ना। तो आईटीसी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके पास क्या कोई उसके लीगल एविडेंस है कि नहीं। बात आप कोई भी क्लेम लेना चाहते हैं, देन यू विल हैव सम लीगल एविडेंस रिगार्डिंग दैट क्लेम और एग्जेम्पशन और जो भी चीज़ें आप अवेल करना चाहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इनवॉइसेस इशूड विद इन टाइम। क्योंकि आप जीएसटी नॉर्मल जीएसटी में आ गए
पहले क्या था, कॉम्पोजिशन में थे। कॉम्पोजिशन में बिल्स ऑफ सप्लाई दिया जाता है, इनवॉइस नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें आए तो आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर सारे इनवॉइसेस जो हैं वो इशू करोगे, जो भी इशू नहीं किए थे। अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हो तो क्या होता है, आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल टैक्स क्रेडिट में भी आ गए, प्लस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल गया। ठीक है। नाउ लास्ट छोटा सा पॉइंट है हमारा पेनल प्रोविजंस, पेनल्टी के लिए है। बहुत ध्यान से हमें कॉम्पोजिशन का स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी हमारे पार्ट पर ऐसा लगता है असेसिंग ऑफिसर को या प्रॉपर ऑफिसर को कि हम कोई लॉ को तोड़ रहे हैं या फिर हम ऐसा बेनिफिट ले रहे हैं जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, देन इसकी पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। तो हमें जो टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में उसके ऊपर हमें प्रॉपर पेनल्टी भी लग सकती है जो कि काफ़ी हैवी हो सकती है। तो इफ़ वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, सो वी शुड ड्रॉप, अदरवाइज वी विल बी पेनलाइज्ड regarding this kind of mistake or offense, right? So that's all for this chapter. I hope आपको इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है डिफरेंट पॉइंट्स पर और उसके कॉन्सेप्ट पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।